नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये इंग्लिश का वीडियो होगा। पिछले इंग्लिश के वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1 देखे थे, मतलब वर्ड्स देखे थे। बताया था ना मैंने, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ड्स ही तो है। तो वर्ड्स का पार्ट 1 देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे कि वर्ड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पे उनको जो है बांटा जाता है। तो उस क्रम में हम लोग नाउन देखे थे कि नाउन क्या होता है। डिफरेंट एग्जाम्पल लिए थे नाउन का। कभी पर्सन्स का नाम, प्लेस का नाम, बहुत सारा लिए थे, तो आप देखे होंगे। मैंने भी बताया था कि ये वर्ड्स जो होते हैं ना, ये सेंटेंस में यूज के आधार पर डिसाइड होते हैं कि ये कौन से प्रकार के हैं। जब तक उनका प्रयोग वाक्य में नहीं कर लेते हैं तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वे किस प्रकार के शब्द हैं, ठीक ना। तो नाउन्स के बारे में हम लोग कल देखे थे परिचय। मैंने बताया था कि नाउन्स में बहुत सारी चीज़ पढ़नी है। नाउन बहुत छोटा चीज़ नहीं है, डिटेल में पढ़ने के लिए बहुत समय लगेगा, कुछ दिन लग जाएंगे। अभी हम लोग परिचय कर रहे हैं कि वर्ड्स जो 8 प्रकार के होते हैं वो क्या होते हैं। तब हम लोग आएंगे सेंटेंस पे, उसके बाद फिर वर्ड्स पे आएंगे हम लोग, तो नाउन पे आएंगे तो उसका डिटेल जो भी है उसकी चर्चा करेंगे। नाउन के बाद जो दूसरे प्रकार का वर्ड होता है वो है प्रोनाउन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे अब कि नाउन मतलब संज्ञा और प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। ऐसा कुछ नहीं। नाउन नाउन है, प्रोनाउन प्रोनाउन है, बस इतना ही जानिए। प्रोनाउन क्या होता है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 वर्ड मिलेगा आपको, प्रो और नाउन। और प्रो अपने आप में भी एक वर्ड है। ऐसे हर वर्ड को आप नहीं बांट सकते हैं, यहाँ बांट सकते हैं। प्रो अपने आप में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, ठीक ना, या हम कहें कि इन लिव ऑफ, है ना। इंस्टीड ऑफ मतलब किसी के बदले में, किसी के जगह पर। और किसके जगह पर? नाउन के जगह पर। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे शब्द जो नाउन के बदले में आते हैं, नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, नाउन के स्थान पर आते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अब बात ये हो रही है कि क्यों हम उसके बदले में उसको लाएंगे, कुछ तो कारण होगा। तो कारण ये है बच्चों कि नाउन का रिपीटिशन रोकने के लिए, बार बार एक ही चीज आए, उसकी बारंबारता को रोकने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन लाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, मान लीजिए हम किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, ठीक ना। जैसे हम कह रहे हैं मंटू is a student. Mantu is a good boy. Mantu reads in class 8. Mantu comes to school daily. Mantu plays cricket very well. तो अब देखिए, मंटू एक विद्यार्थी है, मंटू एक अच्छा लड़का है, मंटू क्लास 8th में पढ़ता है, मंटू स्कूल रोज आता है, मंटू बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो ये बार बार मंटू 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 मंटू, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोनाउन,
you will simply answer a pronoun is a word which is used in place of a noun. कोई पूछ सकता है why, for what purpose, तो आप कहेंगे to avoid the repetition of nouns, ना, नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए. इज दैट क्लियर? तो अब हम प्रोनाउन का डिफरेंट तरीके से यूज होता है, मैं बताऊंगा. पहले तो हम लोग ये समझ गए कि प्रोनाउन होता क्या है. तो प्रोनाउन नाउन के जगह पर, नाउन के बदले में काम करने वाला होता है, ठीक ना, और नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए होता है. तो इसके बदले में यदि हम ही शब्द लगाएं तो उतना बुरा नहीं लगेगा जितना अभी लग रहा है मंटू 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 मंटू. नहीं, he is a good boy, he reads in class 8th, he comes to school daily. तो ये उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है. इसी चीज़ के लिए रिपीटिशन ऑफ नाउन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है. अब डिफरेंट एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. My mother loves राजू. मेरी माँ राजू को प्यार करती है. राजू कोई अच्छा लड़का है इसलिए प्यार करती है. अब हम ऐसे लिखें इसके बदले में she likes. तो ये माई मदर के बदले में हमने क्या लगाया? सी लगाया. हमने राजू के बदले में क्या लगाया? हिम लगाया. तो यही सी, यही हिम प्रोनाउन है, ठीक ना. प्रोनाउन कुछ और नहीं है. बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं. जैसे हम कहें दिस इज माई हाउस. तो यहाँ दिस को देखिए, ये कोई चीज है, घर है, उसके लिए यूज हो रहा है, ये भी प्रोनाउन है. हम कहते हैं हु कैन डू दिस सम. इस सवाल को कौन कर सकता है, कौन बना सकता है? तो जो बनाएगा वो कोई ना कोई व्यक्ति होगा, मेल या फीमेल. तो उसके बदले में ये हु शब्द आया है, ये भी प्रोनाउन है. नहीं, हम कहें कुछ हो गया है, तो हम कहते हैं someone has done this. किसी ने इसे किया है. तो किसने किया है? जो किया होगा वो कोई ना कोई पर्सन होगा, मेल हो फीमेल हो. तो ये someone भी प्रोनाउन हुआ कि नहीं? किसी काम को किया होगा, उस काम के बदले में दिस आया है, तो ये दिस भी प्रोनाउन हुआ ना. नहीं, इस तरीके से बहुत सारा हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है. जैसे he is the boy. फिर बॉय, असली उच्चारण क्या है? बॉय, बॉय है. he is the boy who has stood first in the class. यही वो लड़का है जो क्लास में फर्स्ट किया है, जो क्लास में प्रथम आया है. तो ये किसी लड़की के लिए है ही प्रोनाउन. अब इस हु के बारे में देखिए, या हु मीन्स कौन नहीं है, हु मीन्स जो है. जो, तो जो कौन? कोई लड़का ना, उसके बदले में हुआ है ना.
ये भी प्रोनाउन हुआ। तो इस प्रकार से डिफरेंट उदाहरण में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्रोनाउन जो होता है नाउन के बदले में आता है और कई प्रकार का होता है। जैसे नाउन कई प्रकार के होते हैं, नाउन्स कई प्रकार के होते हैं, उसी तरीके से प्रोनाउंस भी कई प्रकार के होते हैं। प्रकार को हम लोग बाद में देखेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी परिचय जान लीजिए कि यह नाउन के बदले में आता है, ठीक है। तो अब एक बात है कि जब नाउन के बदले में आता है तो काम किसका करेगा, बताइए। नाउन के बदले में आता है तो काम तो नाउन का ही करेगा ना भाई। कभी कोई व्यक्ति अब्सेंट होता है, उसके बदले में कोई आता है तो काम उसी का करता है ना। जैसे एग्जांपल लें, मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है, इस बीच में कैप्टन को चोट लग गई या उसे प्यास लग गई या किसी कारण से वो फील्ड से बाहर जा रहा है, तो उसके बदले में कौन आता है जी, वाइस कैप्टन। तो फिलहाल वह कैप्टन नाउन है, लेकिन उसके बदले में वाइस कैप्टन आ गया। मैं वाइस कैप्टन की बात नहीं कर रहा हूं, उसके बदले में जो आया है वो प्रोनाउन हो गया। तो काम क्या करता है, जो काम वो कैप्टेंसी कर रहा था वही काम तो ये भी करेगा ना। इसका मतलब कि नाउन का काम जो है सेंटेंस में क्या था, कल मैंने पिछले वीडियो में बताया था, या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक ना। तो प्रोनाउन भी इसी तरीके से, प्रोनाउन भी चूंकि इसी का काम करता है तो प्रोनाउन भी या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। और बहुत तरीके से यूज होता है, कई प्रकार के होते हैं, हम लोग देखेंगे। देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है बच्चों एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, ये नाउन प्रोनाउन का गुणगान करने वाला है। गुणगान करना मतलब उनकी खुशामद करने वाला, उनकी चापलूसी करने वाला, उनकी प्रशंसा करने वाला, उनके बारे में कुछ बताने वाला, ये है एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा तो क्या बताएगा, जैसे उनके बारे में उनके क्वालिटी को बता सकता है, अच्छा है बुरा है, उनके साइज को बता सकता है, मोटा है पतला है, लंबा है छोटा है, आकार को बता सकता है, गोल है चिपटा है, किसी चीज के बारे में बता सकता है, स्वाद के बारे में खट्टा है मीठा है, नहीं बहुत सारी चीजें इस प्रकार से वो बता सकता है नाउन के बारे में, है ना। कलर बता सकता है, लाल है पीला है हरा है गुलाबी है ना। तो बता सकता है कि कम है ज्यादा है। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा है, वह एडजेक्टिव है। जैसे हम हिंदी में एक सेंटेंस लें, राम एक अच्छा लड़का है। मेरा राइटिंग ठीक नहीं होता है इसलिए माइंड मत करिएगा। अब राम एक अच्छा लड़का है, कैसा लड़का है, कैसा, अच्छा, तो ये अच्छा ही एडजेक्टिव हुआ, ठीक ना। क्या बोलेंगे इसको, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। जब याद आएगा तब बॉय कहेंगे और नहीं याद आएगा तब बॉय कहेंगे। तो राम इज अ गुड बॉय, तो ये गुड ही एडजेक्टिव है ना। तो क्या करता है ये, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, उनके मीनिंग में कुछ जोड़ता है। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय एन एडजेक्टिव, सो व्हाट विल यू आंसर, you will simply answer an adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun, means which adds to something to the meaning of noun and pronoun, है ना। ये आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। क्या बताता है मैंने बता दिया, बहुत सारी बता सकता है, ठीक ना। क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट, कलर,
बहुत सारी चीज़ें, शेप, साइज बता सकता है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर के एडजेक्टिव को हम देख सकते हैं। जैसे एक सिंपल सेंटेंस, दिस इज माई बुक। किसकी बुक? मेरी बुक, या मेरी किताब है। किसकी किताब है? मेरी किताब है। तो यहाँ मेरा तेरा रिलेशन दिखा रहा है बुक के बारे में। किसका? मेरा। ये एडजेक्टिव। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि ये प्रोनाउन है। कुछ किताब में लिखा भी गया है कि प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। माई के बाद बुक लगा हुआ है, इसलिए ये प्रोनाउन नहीं हो सकता, ये एडजेक्टिव है। यदि माई का प्रोनाउन फॉर्म देखना है तो ऐसे देखिए, दिस बुक इज माइन, ये प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये प्रोनाउन है। अब कौन सा ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है, ये किस प्रकार का प्रोनाउन है, ये बाद में, लेकिन माइन प्रोनाउन हो जाएगा। अब यहां पर ये दिस जो है प्रोनाउन है, लेकिन यही दिस यहां पर एडजेक्टिव है। मैंने कहा था ना, क्योंकि इसके बाद नाउन आया है, दिस बुक, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं है, वर्ब है। इसके बाद वर्ब है, तो ये प्रोनाउन है, ये यही दिस यहाँ एडजेक्टिव है। इसका मतलब मैंने कहा था ना कि किसी वर्ड के बारे में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वह कौन सा वर्ड है, किस प्रकार का वर्ड है, अनलेस वी यूज देम इन द सेंटेंस। मतलब जब तक हम उन्हें सेंटेंस में यूज न कर लें, उनका प्रयोग न कर लें, तब तक हमें डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक ना। Some boys are very naughty. Some boys are very naughty. कुछ लड़के बहुत बदमाश होते हैं, बहुत नटखट होते हैं। तो ये सम क्या संख्या दिखा रहा है? कितने लड़के? कुछ लड़के। तो लड़कों की विशेषता बता रहा है, लड़कों के बारे में कुछ बता रहा है, ये भी एडजेक्टिव हो गया, ठीक ना। हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। गजब सुंदर लड़की है, अजीब सुंदर लड़की है। और सुंदरता तो खास करके उधर ही होती है। लड़का कितना भी सुंदर हो तो बहुत कम लोग कहते हैं, लेकिन लड़कियां सुंदर होती हैं तो जानते ही हैं। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए, गजब सुंदर लड़की, क्या सुंदर लड़की है, क्या लड़की है। तो अब ब्यूटीफुल गर्ल, तो कैसी गर्ल भाई? ब्यूटीफुल, सुंदर, तो ये भी एडजेक्टिव हुआ, ठीक ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बच्चों, डिटेल में पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। मान लीजिए सेंटेंस हमने लिखा, व्हाट एन अगली लेडी शी वॉज। अब किसी को लगता होगा केवल सुंदरता की बात कर रहे हैं, लीजिए कुरूप की भी बात कर ले रहे हैं। तो व्हाट एन अगली लेडी शी वॉज, वो गजब कुरूप थी, मतलब देख के डर लगता था उसको, इस तरीके से रात में अकेले खड़ी हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाए। तो कहने का मतलब कि कैसी लेडी, अगली, कुरूप, मतलब जिसे देखकर डर लगे, जिसे देखकर नफरत जैसा घृणा टाइप का भाव आए, तो वो अगली एडजेक्टिव, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल में, जैसे हम कहें विच बुक
इज योर्स। कौन सी किताब तुम्हारी है? तो बुक के बारे में, कौन सी बुक, कौन सी सिलेक्शन है, तो किसके बारे में? बुक के बारे में। तो ये विच भी हो गया एडजेक्टिव। लेकिन इसी को हम ऐसे कहते हैं, तब ये विच प्रोनाउन होता, क्योंकि इसके बाद वर्ब है। सबसे बड़ी पहचान देखिएगा, जहां कंफ्यूजन हो, उस वर्ड के बाद वर्ब हो तो प्रोनाउन है, उस वर्ड के बाद नाउन हो तो एडजेक्टिव है। इज दैट क्लियर? तो ये देखिए, यही विच यहां पर एडजेक्टिव है, लेकिन यही विच यहां पर प्रोनाउन है, ठीक ना? यही योर्स यहां पर प्रोनाउन है और यही यो यहां पर एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि एक तो बिना सेंटेंस में यूज किए हम डिसाइड नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते कि किस प्रकार का वर्ड है, और दूसरा एडजेक्टिव क्या है, तो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताने वाला है। अब डिफरेंट टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं, हम उसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। अगला वर्ड देखते हैं। वर्ब। वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, इससे इंपॉर्टेंट वर्ड कुछ नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट कि यह वन मैन आर्मी है। वन मैन आर्मी अकेले सेंटेंस बना सकता है। वर्ब ही एक ऐसा वर्ड होता है जो अकेले सेंटेंस बना सकता है। और कुछ वर्ड होते हैं लेकिन वहां छुपा रहता है भाव। मैं दिखा रहा हूं अभी। जैसा कि मैंने वर्ड में बताया था कि ए और आई ये दो ऐसे सिंगल लेटर हैं जो वर्ड की तरह भी यूज होते हैं। इसी तरीके से कुछ वर्ब्स भी हम लिखें तो सिंगल सेंटेंस बन जाएगा। तो कोई पूछे कि एक वर्ड का भी सेंटेंस होता है क्या? आप कह सकते हैं बिल्कुल होता है, हो सकता है। और मैंने क्या कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ये वर्ब। क्यों? क्योंकि अकेले वन मैन आर्मी अकेले सेंटेंस बना सकता है। और क्यों? क्योंकि कहीं ये प्रीपोजिशन से यारी कर लिया ना तो ये बहुत खतरनाक बन जाता है, बहुत डेंजरस बन जाता है। डिफरेंट प्रीपोजिशंस के साथ आकर यह जो है फ्रेजल वर्ब्स बन जाता है, डिफरेंट मीनिंग देने लगता है, ठीक ना? मैं बताऊंगा आगे जब फ्रेजल वर्ब पढ़ाऊंगा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इससे इंपॉर्टेंट रूल, आप टेंस का नाम सुने होंगे, जब टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे ना तो ये वर्ब ही है जो टाइम एंड टेंस का मतलब मूल स्रोत है। इसी को जानने के लिए, इसी के बारे में जानने के लिए हमें टाइम एंड टेंस पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो ये वर्ब है। तो जो इतना इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है? वर्ब वो वर्ड होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि करने या होने का बोध? ऐसा इसलिए कहा कि काम दो तरीके से होता है, या तो कोई करता है उसे या खुद ब खुद होता है ऑटोमेटिकली। ये नेचुरल फिनोमिनन होते हैं। जैसे हम कहें वर्षा हो रही है। अब वर्षा हो रही है, कौन वर्षा कर रहा है? यहाँ कुछ है ऐसा अपने आप हो रहा है। हवा चल रही है, गर्मी पड़ रही है, इसमें कहाँ कोई काम करने वाला है? नहीं ना। इसलिए मैंने कहा कि जो काम होता है वो दो तरीके से, या तो डायरेक्ट कोई करने वाला होता है या खुद ब खुद होता है। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में भी वेरी सिंपल। देखिए, इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको ट्रांसलेशन बनाने आ जाए ना तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। एक तो इन्वायरमेंट, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश बोलना सीखना है तो इंग्लिश में सोचो। अरे भाई, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। हम लोग हिंदी भाषी लोग, हिंदी परिवेश में रहने वाले लोग इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं? और यदि इंग्लिश में सोच सकते थे तो इंग्लिश सीखना पड़ता। यह है ना बहुत मतलब तार्किक बात।
लोग कहते हैं कि इंग्लिश में ही सोचो, इंग्लिश में ही बोलो, इंग्लिश में खाओ, इंग्लिश में पियो। ऐसा नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। करना क्या है, ट्रांसलेशन बनाने का आर्ट जान लीजिए, और वो ट्रांसलेशन इतना फास्ट हो कि समझ में ना आए कि आप ट्रांसलेशन बना रहे हैं। क्योंकि हमारे जो भाव आएंगे ना, हमारी जो बातें मन में आएंगी ना, वो हिंदी में ही आएगी। क्योंकि हमारा जन्म हुआ है तब से अभी तक तो हिंदी परिवेश में ही रहे हैं हम लोग। तो वो ट्रांसलेशन फास्ट होनी चाहिए। जैसे आप फिल्में देखते हैं ना, तो वो लगातार वीडियो थोड़े होता है, उसको इतना फास्ट करके जोड़ दिया जाता है ना, आपको समझ में नहीं आता है कि वो वीडियो अलग अलग शूट किया गया है। उस तरीके से आप ट्रांसलेशन की कला इतनी बढ़िया से जान लीजिए कि इतना फास्ट ट्रांसलेशन हो कि जो भी आपके दिमाग में हिंदी में बात आ रही हो, विचार आ रहे हो, उनके लिए उनका स्ट्रक्चर आपके पास हो, वर्ड्स आपके पास हो। और है क्या इंग्लिश में, स्ट्रक्चर आपको मालूम हो, वर्ड्स मालूम हो, ग्रामर के रूल्स मालूम हो, दैट्स ऑल। तब बचता है क्या है, कुछ नहीं। तो यही चीज है। तो आपको इंग्लिश में कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय अ वर्ब या व्हाट इज अ वर्ब, तो आप सिंपली ये कहेंगे कि अ वर्ब इज अ वर्ड which shows an action or state of being। लिखिएगा एक्शन। अब मैं डेफिनेशन लिखा नहीं रहा हूं, वीडियो है, आप सुन लीजिए। अब लिखने में समय जाया क्यों करें, मैं बोल दिया ना, a verb is a word which shows an action or state of being। तो एक्शन शो करेगा या स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएगा। मैं थोड़ा इसको नीचे लिख रहा हूं, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएगा। तो एक्शन जब डायरेक्ट काम करने वाला हो, जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो करने वाला आई है, तो यहां क्रिया राइट दिख रही है, मतलब किया जा रहा है, कोई करने वाला है, ठीक ना। जैसे शी रीड्स एट नाइट, तो रीड्स पढ़ने का काम कोई करने वाला है, कौन है, शी है, ठीक ना। पढ़ने का काम कोई करने वाला है, शी है। तो यहां डायरेक्ट काम हो रहा है, एक्शन है। हिंदी में समझे तो क्या है, बोलना, लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, मारना, पीटना, जो भी कहें वो सब कुछ एक्शन है, ठीक ना। पढ़ना, पढ़ाना, हंसना, हंसाना, ये सारे काम क्या है, एक्शन है। लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, ये देखते हैं। देखिए, मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है, इसमें कौन काम किया जा रहा है, ये तो होना दिखा रहा है ना, दूध का उजला होना दिखा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग है। आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडा होता है, इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा है, होना दिखा रहा है, होने की स्टेट को दिखा रहा है, होने की अवस्था को दिखा रहा है। टी इज हॉट, चाय गर्म होती है, या होता है, पता नहीं चाय स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, शायद स्त्रीलिंग ही है। तो चाय, अब देखिए ये भी टेंशन इसमें नहीं है, इसमें ये भी टेंशन नहीं है। हमारी हिंदी में है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में गड़बड़ हुआ तो बड़ा ब्लंडर हो जाता है, लेकिन इसमें वो टेंशन नहीं है। इसमें राम के साथ भी गोज, सीता के साथ भी गोज, ऐसा नहीं कि राम गोज सीता गोजी, ऐसा नहीं होता है। इसमें बड़ा मजा है,
मैंने कहा ना फनी तो है लेकिन बहुत मज़ा भी है, बहुत आसान है। लेकिन आसान कब तक, काम चलने में आसान है। इसमें जब आपको थोड़ा सा बहुत अच्छा जानना होगा, लिंग्विस्ट बनना होगा, लिंग्विस्टिक काम होगा, तो फिर आपको ऐसा परिवेश, उस तरह की डिग्री, उस तरीके का स्पेशलिटी चाहिए। तो इस तरीके से ये होना दिखा रहा है। द नाइट वॉज टेरिबल, भयानक रात थी। रात कैसी थी जी? भयानक थी। तो ये होना दिखा रहा है, यहाँ कोई कर नहीं रहा है, कुछ होना दिखा रहा है। इस प्रकार से हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि एक्शन, ये वर्ब जो है दो तरीके का हो सकता है। वर्ब में या तो डायरेक्ट एक्शन वर्ड दिखेगा और नहीं तो कुछ होने की अवस्था दिखेगी, उसी को वर्ब कहते हैं। अब जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कई प्रकार के होते हैं, उस प्रकार से वर्ब भी कई प्रकार के होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना कि अकेले सेंटेंस भी वन मैन आर्मी है। ये देखिए ना, हम कहें स्टॉप, रुको, मतलब क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। स्पीक, बोलो, हो गया, अकेले सेंटेंस बना सकता है, ठीक ना, ये वर्ब है। आप कहिएगा और भी बहुत सारे हैं जो बनाते हैं, जैसे व्हाट, ये व्हाट मतलब कि आप आश्चर्य दिखाते हैं, व्हाट, लेकिन यहाँ छुपी हुई चीज है कुछ और, ये एक भाव दिखाता है, ये और कुछ और है, इसलिए ये देखने में तो है कि सिंगल वर्ड बना दे रहा है, लेकिन वर्ब जो है डायरेक्ट सिंगल हो, मतलब एक अकेले सेंटेंस बना सकता है, वो वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी वर्ब से टाइम एंड टेंस से रिलेटेड है, इसी वर्ब से बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स रिलेटेड हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब आते हैं अगले वर्ड पे। एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? ये एडजेक्टिव का बड़ा भाई है। जो एडजेक्टिव देखे थे ना हम लोग, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता था, तो उसका ये बड़ा भाई है, उससे ज़्यादा काम करता है, ये भी किसी के बारे में बताता है। और जैसा कि यहाँ वर्ब लगा हुआ है, ये वर्ब के बारे में मुख्य रूप से वर्ब के बारे में हमें बताता है। और वो भी क्या? ये W है, क्रिया, वर्ब। अब हम क्रिया इसलिए बोल रहे हैं कि हिंदी भाषी लोग बार बार वर्ब कर रहे हैं, तो ये है। व्हेन मतलब कब हुई, वेयर कहाँ हुई, हाउ कैसे हुई, मतलब एक्शन के समय को दिखाएगा, एक्शन के जगह को दिखा सकता है, एक्शन के मैनर को दिखा सकता है, कैसे, कब, कहाँ। एडवर्ब मुख्य रूप से यह वर्ब के बारे में तीन चीजें बताता है कि क्रिया कब, कहाँ और कैसे हुई। तो है ना एडजेक्टिव का बड़ा भाई कैसे, वर्ब के बारे में। और ये वर्ब के अलावा देखिएगा, एडवर्ब जो है किन किन चीजों के बारे में बताता है मेनली, अभी तो और भी चीजों के बारे में बताता है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो बताऊंगा। मेनली अभी तीन देखते हैं। पहला तो मुख्य रूप से वर्ब, दूसरा एडजेक्टिव, और तीसरा ये एडवर्ब के बारे में भी बताता है, ठीक ना। अब सेंटेंस वाइज देख लें कैसे, उदाहरण देखिएगा तो क्लियर होगा।
माई फ्रेंड केम यस्टरडे, मेरा मित्र कल आया। यस्टरडे बीता हुआ कल। कब, व्हेन, कब, कल। यस्टरडे हो गया एडवर्ब, क्रिया के समय को बता दिया। योर टीचर विल टीच यू टुमारो, तुम्हारे टीचर, तुम्हारे शिक्षक तुम्हें कल पढ़ाएंगे। कब पढ़ाएंगे जी? कल पढ़ाएंगे, आने वाला कल है, टुमारो। एडवर्ब हो गया, ठीक ना। आगे, देखिए, आई विल गो देयर टू सी हिम, मैं वहां उससे मिलने जाऊंगा, उसे देखने जाऊंगा। हो सकता है तबीयत खराब हो सकता है हालचाल जानना। तो कहाँ जाऊंगा जी? वहां जाऊंगा, क्रिया के बारे में, वर्ब के बारे में, प्लेस बता रहा है, तो हो गया एडवर्ब, हुआ ना। शी विल कम हियर टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, वो कल यहाँ आएगी मेरे बर्थडे पार्टी को अटेंड करने, मेरे बर्थडे पार्टी में शामिल होने। कहाँ आएगी? यहाँ आएगी, जगह बता दिया ना, प्लेस, कहाँ, वेयर, ये हो गया एडवर्ब। देखिए कुछ सेंटेंस, द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो क्रिया के बारे में कैसे, तो तेज, ये फास्ट। इसको मत समझिए कि एडजेक्टिव है, क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है। क्रिया कैसे हो रही है? तेज हो रही है। यू ऑलवेज स्पीक लाउडली, तुम हमेशा ही बहुत जोर जोर से बोलते हो, ठीक ना। तुम हमेशा ही बहुत जोर जोर से बोलते हो। तो ये लाउडली, कैसे, क्रिया के बारे में कैसे बोलते हो? तो लाउडली, जोर से। शी राइट्स ब्यूटिफुली, वह बहुत सुंदर तरीके से लिखती है, वो बहुत अच्छे से लिखती है, बहुत सुंदर लिखती है। कैसे लिखती है? ब्यूटिफुली। आशा सिंग्स स्वीटली, बहुत मीठे तरीके से, बहुत मीठा गाती है। तो कैसे? स्वीटली। ही राइट्स स्लोली, वह धीरे धीरे लिखता है। कैसे लिखता है? धीरे धीरे। तो ये स्लोली, ये सब क्रिया के बारे में क्या बता रहे हैं, वर्ब के बारे में क्या बता रहे हैं, उनका मैनर, हाउ का आंसर दे रहे हैं। तो ये वर्ब के बारे में तीन तरीके से आपने सेंटेंस देखा, कब, कहाँ और कैसे।
और दो चीज को और क्वालिफाई करता है, वो भी देख लीजिए। मैंने कहा कि यह एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। जैसे सॉरी, अभी इसको नहीं। अब कुछ सेंटेंस देख लीजिए। से इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ गुड क्या है? एडजेक्टिव है। कैसी लड़की? लड़की नाउन है ना, तो नाउन के बारे में बताने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है ना। तो ये एडजेक्टिव, यहाँ देखिए, शी इज अ वेरी गुड गर्ल, वह बहुत अच्छी लड़की है, ठीक ना। अभी आप ये मत समझिए कि यहाँ ए लगा है तो एक बोलना जरूरी है। वो ए क्यों लगा है मैं बाद में बताऊंगा जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा। तो शी इज अ वेरी गुड गर्ल, वेरी नहीं बोलिएगा, मैं बता चुका हूँ वेरी नहीं, भाव होता ही नहीं इंग्लिश में। वेरी, वो भी सपना चाहिए, वेरी, वह वाला नहीं, वेरी नहीं, वेरी। तो शी इज अ वेरी गुड गर्ल, वो बहुत अच्छी लड़की है। कितनी अच्छी? बहुत अच्छी। तो कितनी अच्छी, अच्छी के बारे में कितनी, तो बहुत। तो ये एडवर्ब हुआ कि नहीं? एडवर्ब है। इस तरीके से नाउ ही इज वेल, अब वो ठीक है। तो वेल, वो कैसे हैं? ठीक है। इसके बारे में, ही के बारे में, प्रोनाउन के बारे में। तो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये वेल है एडजेक्टिव। लेकिन हम कहें नाउ ही इज क्वाइट वेल, अब वो बिल्कुल ठीक है। तो ठीक तो है, एडजेक्टिव ये है, लेकिन कितने ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हैं जी, एडवर्ब हो गया। जैसे यू आर राइट, तुम ठीक हो, मतलब तुम ठीक कर रहे हो, तुम सही हो। लेकिन हम कहें यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम एकदम पूर्णतः ठीक हो, पूरी तरीके से ठीक कर रहे हो, एकदम पूरा पूरा सही कर रहे हो। तो ये ठीक अपने आप में, ये राइट क्या है? एडजेक्टिव हुआ। ये एडजेक्टिव है यहाँ, लेकिन कितना ठीक हो? एब्सोल्युटली, पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से। तो ये एडवर्ब हुआ कि नहीं? इस तरीके से हम क्या देखें कि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और एडवर्ब को भी करता है।
अब देखिएगा, फास्टली नहीं होता है, फास्टली मत कर दीजिएगा, ये खुद एडवर्ब है। एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ा जाता है एडवर्ब बनाने के लिए, ये अपने आप में एडवर्ब है, इसलिए फास्टली कुछ लोग समझते हैं कि फास्टली, नहीं, गलत है, फास्ट। यहाँ देखिएगा, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज। किसके बारे में बताया? वर्क के बारे में। वर्क का मैनर कैसे? तो तेज, तो ये एडवर्ब है। अब देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो फास्ट तो एडवर्ब है ही। और कितना फास्ट जी? तो बहुत फास्ट, तो ये भी एडवर्ब हुआ। इसके बारे में बता रहा है, इस एडवर्ब के बारे में बता रहा है। ही स्पीक्स स्लोली, वह धीरे धीरे बोलता है, तो ये एडवर्ब हुआ। लेकिन ही स्पीक्स क्वाइट स्लोली, तो ये तो एडवर्ब है ही, और ये भी एडवर्ब है। कितना स्लो बोलता है जी? बिल्कुल स्लो बोलता है ना, बिल्कुल स्लो बोलता है। तो ये जो है ये एडवर्ब हुआ, क्यों? क्योंकि इस एडवर्ब के बारे में बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब कुछ और चीजें भी होता है जो हम बाद में बताएंगे। इसका मतलब ये हम देखें मुख्य रूप से कि ये एडजेक्टिव का बड़ा भाई है एडवर्ब, और यह एडजेक्टिव जैसे नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, उसी प्रकार से एडवर्ब मुख्य रूप से वर्ब के बारे में बताता है। वो भी क्या? उसका टाइम, उसका प्लेस, उसका मैनर, कब, कहाँ और कैसे। और एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताता है, और वाक्य में, सेंटेंस में कोई दूसरा एडवर्ब पहले से है उसके बारे में भी बताता है। अब आपसे कोई कहे कि एडवर्ब क्या होता है, तो आप सिंपली कहेंगे कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब के बारे में कुछ बताता है। इंग्लिश में कहा जाए तो आप कह सकते हैं एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। ध्यान दीजिएगा, मॉडिफाई करना, वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करने का मतलब क्या हुआ कि वो वर्ब के बारे में बताए कि उसका एक्शन जो है, टाइम कब था, प्लेस क्या था, मैनर क्या था, उसको मॉडिफाई करना हुआ। तो हम कहेंगे एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इस तरीके से हम लोग एडवर्ब को डिफाइन करेंगे। बहुत सारे प्रकार इसके भी हैं, बहुत सारे एडवर्ब्स हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में हम लोग एडवर्ब के बाद देखेंगे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, परिचय देखेंगे केवल। उसके बाद फिर हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे जब मौका मिलेगा। ठीक ना? आज के लिए इतना ही। जय हिंद।